ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के दरभंगा और सीसीएल के समक्ष सीसीएल के ठेका कर्मियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से 17 सूत्री मांग रखी गई, जो विगत कई दिनों से लंबित है। ठेका कर्मी अपनी मांगों को सीसीएल दरभंगा हाउस के पदाधिकारी के समक्ष लगातार काफी दिनों से रखते आ रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि विगत कई महीनों से सीसीएल दरभंगा हाउस में कार्यरत कर्मी सीसीएल के वरीय पदाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को लेकर लगातार गुहार लगाते आ रहे हैं, परंतु अब तक इनकी मांगों पर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं देखी गई है। इस कारण इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी 17 सूत्री मांगों के लिए आग्रह कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, वेतन पर्ची दिया जाए, वेतन का भुगतान 5 से 10 तारीख तक में सुनिश्चित की जाए, वादी मांग। ये सारे ठेकेदार मजदूर हैं और महीनों से गुहार लगा रहे हैं सीएमडी डायरेक्टर सबों को, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मज़दूरों को कम वेतन दिया जाता है, वेतन पूरा मांगने पर मज़दूरों को निकाला जा रहा है। पीएफ का पैसा इनका मनमाने तरीके से काटा जा रहा है। ईएसआई के नाम पर शोषण हो रहा है कि कोई इलाज नहीं करवा पा रहा है। और बड़े बड़े साहब के यहाँ कानूनी तौर पर इन मज़दूरों को इस्तेमाल नहीं करना है, उनको पीआरपी मिलता है, लेकिन सारे साहब माने राइट टॉप टू बॉटम सारे साहब लोग अपने घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। घर में जो है शोषण किया जाता है। रात के 11 बजे का उनको कहा जाता है 10 बजे तक ड्यूटी है, 11 बजे कहते हैं कि बर्तन वर्तन धो के जाओ। तो ये जुल्म हो रहा है। और हमारे 9 गार्डन के मज़दूरों को डिसमिस कर दिया गया है बगैर कोई कारण बताए हुए, गैर कानूनी तरीके से। ये मज़दूर लोग जो है दरभंगा हाउस के अंदर काम करते हैं, गांधीनगर अस्पताल में काम करते हैं, राजेंद्र नगर में काम करते हैं और जवाहर नगर में काम करते हैं। इसमें कुछ नर्स, ट्रेनिंग नर्स के लोग हैं, उनको ठेका पर बुला लिया गया है और महीनों से पेमेंट नहीं किया जा रहा है। और एक बार फिर से चक्रधरपुर रेल मंडल के महत्वपूर्ण योगदान से दक्षिण पूर्व रेलवे ने माल ढुलाई में वृद्धि दर्ज की है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले 9 महीनों अप्रैल से दिसंबर में कुल 154.37 मिलियन टन माल ढुलाई की है। इस माल ढुलाई से पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.46% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल इस अवधि में माल ढुलाई से 13,919.84 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। पिछले वर्ष इस अवधि में 13,314.64 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जन हुआ था। इस तरह दक्षिण पूर्व रेलवे में माल ढुलाई से होने वाली आय में इस बार के वित्तीय वर्ष में अब तक 4.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। खास बात यह है कि इस 9 महीनों के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे ने कोयला, लौह अयस्क और उर्वरक की लोडिंग से होने वाली आय में भी वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि के दौरान कोयला लोडिंग से 4,256.33 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जन हुआ है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इस अवधि की तुलना में 6.14% अधिक है। मालूम रहे कि चक्रधरपुर रेल मंडल के सरडेगा में कोयला की ढुलाई में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है। लौह अयस्क ढुलाई के बाद कोयला ढुलाई में आई तेजी से राजस्व अर्जन का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि माल ढुलाई में दक्षिण पूर्व रेलवे में चक्रधरपुर रेल मंडल की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है। दक्षिण पूर्व रेलवे में जिन चीजों की ढुलाई हुई है उनमें लौह अयस्क, कोयला, कच्चा लोहा और तैयार इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद आदि शामिल है। इधर राजधानी रांची स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के कार्यालय में रांची महानगर के पदाधिकारी के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में बतलाया गया एवं इसे लेकर आगामी दिनों में 8 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक होने वाले चरणबद्ध आंदोलन के विषय में भी घोषणा की गई। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश मीडिया संयोजक ने बताया कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग के नकारात्मक परिणाम के बावजूद आउटसोर्सिंग कंपनी को संरक्षण प्राप्त किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी को हटाने एवं विश्वविद्यालय में व्याप्त अन्य भ्रष्टाचार के विरोध में हम सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय में जो विगत 2018 से आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो परीक्षा लिया जा रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना है कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम यह सुदृढ़ होगा, तभी छात्रों का भविष्य सही समय पर और सही दिशा में जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं रांची विश्वविद्यालय का जो रवैया है ये
कहीं ना कहीं मुझे प्रतीत आ रहा है और हमारे संगठन को ये प्रतीत आ रहा है कि छात्र विरोधी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में 8 से 18 तारीख तक चरणबद्ध आंदोलन करने जा रही है, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को लेकर रांची विश्वविद्यालय में आमरण अनशन और तालाबंदी कर विश्वविद्यालय के कामकाज जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन आउटसोर्सिंग कंपनी को बाहर नहीं करती है तब तक हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हैं। वहीं रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक समस्या के समाधान को लेकर विगत दिनों राज्यपाल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर राज्य विश्वविद्यालय के इन विषय पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आग्रह किया था। राजभवन की ओर से 1 सप्ताह का समय दिया गया। यदि 1 सप्ताह में किसी प्रकार की सकारात्मक पहल नहीं होती है तो एक बार पुनः राज्यपाल से मिलकर राज्य विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के शैक्षणिक अनियमितता के विषय में अवगत कराने का काम किया जाएगा। हमारा जो प्रतिनिधि मंडल मिला था 1 सप्ताह का समय दिया था। अगर 1 सप्ताह के अंदर में इस पर अगर सकारात्मक रवैया नहीं रहता है तो हम लोग रांची विश्वविद्यालय के साथ साथ राजभवन में जाकर महामहिम से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और ये जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पूरे पदाधिकारी विश्वविद्यालय के हैं, वाइस चांसलर हो, परीक्षा नियंत्रक हो, उन सभी का शिकायत और उनको अवगत कराने का कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगी। और इधर सनातन उत्सव समिति के चिंटू सिंह के नेतृत्व में जमशेदपुर महानगर के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर 22 जनवरी को पूरे शहर में मांस की दुकान और शराब की दुकान को बंद करने का आग्रह किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस शुभ मुहूर्त में पूरे देश में सनातन धर्मावलंबियों द्वारा अपने अपने गली मोहल्ले आसपास के मंदिरों में पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर ऐसे में धार्मिक भावनाओं में किसी प्रकार का ठेस ना पहुंचे, किसी तरह का अफवाह ना फैले, माहौल पूरी तरह से शांतिमय हो। इस उद्देश्य से सनातन उत्सव समिति के जमशेदपुर महानगर के एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर 22 जनवरी के दिन मांस, मछली और शराब की दुकानों को बंद करवाने का आग्रह किया। पूरे जमशेदपुर वासियों से आग्रह करते हैं कि एक दिन के लिए, साल भर हम लोग जीवन यापन करते, एक दिन रामलला के लिए हम सभी मांस और मदिरा का सेवन ना करें और जितने भी मेरे व्यापारी भाई मांस की विक्रेता है या मदिरा के विक्रेता है वो एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद कर दे, ताकि हम लोग भक्ति भाव के साथ अपने रामलला का 22 तारीख का जो दिन है, 22 जनवरी का जो दिन है, उसको उत्साहपूर्वक और बड़े भक्ति भाव के साथ हम लोग उस दिन को मना सके। और जमशेदपुर में दिवाली सा बहुत सारे लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोग जमशेदपुर को ही उस दिन अयोध्या बनाएंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है कि स्वतः ही सब अपने अपनी दुकानें एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए रामलला के नाम से बंद कर दें। कि आम जनमानस से, जमशेदपुर की जनमानस से यही अपील है कि उस दिन हमें जमशेदपुर को अयोध्या बनाना है और 14 साल के बाद में जब रामलला अयोध्या वापस आए थे वनवास से, तब अयोध्या वासियों ने दीप जला करके दीपावली मनाई थी। तो इस बार तो 500 साल के बाद रामलला आ रहे हैं, तो इस बार भी दिवाली से भी बड़ा उत्सव होना चाहिए। सभी जनों से ये आग्रह है कि सभी वर्ग के लोगों से आग्रह है कि अपने घरों में दीप जला करके दीपावली हम लोग फिर से 22 जनवरी को मनाएं और सनातन उत्सव समिति 22 जनवरी को अपने रामलला के विराजने के खुशी में 11,000 दीप जला करके दीपावली मनाएगी, आतिशबाजी करेगी और 51 किलो लड्डू चढ़ा करके अपने जो उत्सव है, महा उत्सव, इसको मनाएगी। वहीं स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर रांची की पूर्व पार्षद रोशनी खलको, अरुण झा और अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता के दौरान रोशनी खलको ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के 3 हफ्ते के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश देने के बावजूद सरकार की नींद नहीं खुल रही है। सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि नगर निकाय चुनाव कब तक कराया जाएगा। वहीं ट्रिपल टेस्ट के मामले पर रोशनी खलको ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रिपल टेस्ट और आरक्षण नगर निकाय चुनाव से पहले होनी चाहिए, लेकिन समय की कमी होने के कारण अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ती है और नगर निकाय चुनाव कराती है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। वहीं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव अगर होते हैं तो इसमें ट्रिपल टेस्ट कोई बाधा नहीं बनता है। उन्होंने कई जजमेंट को प्रूफ के तौर में रखा और कहा कि इन जजमेंट के तहत झारखंड में भी नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। देखिए, आपके ही प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है कि जिस तरह से 5 साल के अंतर्गत लोकसभा का चुनाव होना है,
क्योंकि वो भी एक संवैधानिक बाध्यता है। जिस तरह से राज्य विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष में हो जाना है, वो भी एक संवैधानिक बाध्यता है। उसी हिसाब से डेमोक्रेटिक सेटअप का ये जो स्थानीय नगर निकाय का जो चुनाव है, ये भी एक संवैधानिक बाध्यता ही है। क्यों सरकारें इसको डिस्टिंग्विश करती हैं, भेदभाव करती हैं कि पंचायत चुनाव को तो हम टाल सकते हैं, तो क्या इस आधार पर राज्य चुनाव को, राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव को टाला जा सकता है? कतई नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इस स्थानीय निकायों के ये जो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ भारतीय संविधान के अमेंडमेंट जो लाया गया 73वां और 74वां, इसमें एक बड़ा कंसेप्ट है डेमोक्रेटिक सेटअप का। इसको वायलेट करने का कोई सरकार क्यों डेयर करती है? ये कोई औचित्य नहीं है। आपको जब करवाना है, डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन पहले भी हुआ है पार्लियामेंट्री सीट्स का, तो क्या इसके आधार पर 5 साल का चुनाव को टाल दिया गया है कभी? कतई नहीं। डिलिमिटेशन को फिर से लागू होगा, ये एक अलग बात है। अगर राज्य सरकार दिए गए ट्रिपल टेस्ट हो ऐसा हम लोग भी चाहते थे और चाहते हैं अभी भी, लेकिन ट्रिपल टेस्ट के को आधार बना करके वो लोग चुनाव को रोके, ऐसा नहीं हो सकता है। इनकी मंशा एकदम स्पष्ट है। आप देख सकते हैं कि इनको वक्त पर वक्त मिलता रहा। जब इन्होंने पहला ही जब चुनाव कराया था तो इनके पास 2 साल था ट्रिपल टेस्ट के लिए, तब नहीं कराया। उसके बाद हमारा चुनाव, नगर निकाय का चुनाव रोकने के बाद भी इनको 7-8 महीने मिले। उन्होंने आयोग तक का गठन सही से नहीं करा पाए, तो इनकी मंशा तो स्पष्ट है कि आयोग के गठन के नाम पर या फिर हम बोले कि ट्रिपल टेस्ट के का बहाना बना करके ये चुनाव को रोकना चाहते हैं। इनकी मंशा तो एकदम स्पष्ट है। देखिए, ये तो अब सरकार को सोचना है कि सरकार इसमें किस तरह से पहल करती है, लेकिन चुनाव को इसे नहीं ही रोकना चाहिए और चुनाव कैसे ये कराए, ये अब उन्हें तय करना है। हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया है, उनका जो निर्णय है, उसका वो अक्षरशः पालन करे और जल्द से जल्द जनहित को ध्यान में रखते हुए वो निकाय चुनाव कराए। तो नहीं, अगर ऐसा ही इनके मन में है तो ये क्यों नहीं उस प्रक्रिया में एक कदम भी आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि इन्हें वक्त नहीं मिला। इन्हें 6 महीने, साल भर का वक्त मिला। अगर इनकी मंशा साफ है तो कराए ना। हम लोग तो चाहते हैं कि ये कराए, अपना सर्वे कराए, आयोग का गठन कराए और प्रोसेस आगे बढ़ाए, लेकिन उसकी आड़ में क्यों आखिर चुनाव को रोक के रखे हुए हैं? ऐसा तो नहीं है कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद उसका सर्वे वाला काम चल रहा है या बाकी सारी काम चल रही है तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव रुक रहा है क्या? नहीं रोका जा रहा है, उसकी तैयारियां चल रही है। आप देख रहे होंगे निर्वाचन आयोग में वोटर लिस्ट में जो वोटर लिस्ट तैयार होता है वो सारी काम चल रहे हैं। तो जब वो नहीं रुक सकता तो नगर निकाय का चुनाव कैसे रोक सकते हैं? आपके लिए अलग नियम होंगे, नगर निगम के लिए अलग नियम होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दोहरी नीति। कोर्ट अपने मन से 3 सप्ताह का समय नहीं दिया है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कोर्ट को, जो 3 सप्ताह के अंदर हम चुनाव का अधिसूचना जारी कर देंगे। यानी कि उसका कमिटमेंट है राज्य सरकार के चुनाव आयोग के अधिवक्ता जी को। और उसके बाद वहाँ मौजूद राज्य सरकार के अधिवक्ता भी ने इस बात का कमिटमेंट किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को जो ज़रूरत होगा उसको हम मुहैया कराने में कमिटमेंट करेंगे। यानी कि ये बात अपने मन से कोई हाईकोर्ट फैसला नहीं दिया है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा दिया गया वचन एफिडेविट के आधार पर ये निर्णय दिया है। यानी कि किसी भी हालत में 3 सप्ताह के अंदर, यानी कि 25 जनवरी तक इनको करना ही पड़ेगा। और जमशेदपुर के भालूबासा किशोर संघ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से एक संगठनात्मक बैठक की गई, जिसमें युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रूपेश सिंह शामिल हुए। इस बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन मजबूती के साथ 22 जनवरी को निर्माणाधीन अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन और 24 जनवरी को मतदाता दिवस को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कोल्हान से लोग अयोध्या न जाकर अपने अपने क्षेत्र में ही दीप जलाकर अयोध्या का रूप
देने की पहल करे। वहीं नए मतदाता एक अभियान के तहत घर घर जाकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य करे, जिससे नए मतदाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से रूबरू होते हुए नरेंद्र मोदी को वोट दे सके। वहीं प्रदेश महामंत्री रूपेश सिंह ने कहा कि पूरे झारखंड में युवा मोर्चा हेमंत सरकार के गठबंधन को लोगों के बीच ले जाकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सत्ता से विमुक्त करने का काम करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो है, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे जनवरी फरवरी महीने के कार्यक्रम पे विस्तार रूप से चर्चा करने के लिए सभी जिलों में बैठक अभी आयोजित हुई है। उसी क्रम में आज जमशेदपुर में आया। आपको पता होगा कि 24 तारीख को मतदाता दिवस है। भारतीय जनता युवा मोर्चा उस दिन जो पहली बार वोट देने वाले लोग, उनसे कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, उनके घर पर जाकर, उनसे पार्क में, उनसे खेल के मैदान पे, उनसे जिम में, सभी जगहों पर जाकर मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताएगी और उनको भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जोड़कर पहली बार वो जब वोट देने के लिए निकले तो नरेंद्र मोदी जी के विकास से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करे। इसीलिए 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैसे सभी युवाओं के साथ 24 तारीख को बातचीत करने वाले। पूरे देश भर में 5000 जगहों पर लाइव माननीय प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं पार्टी के, जो बैठकों में अभी चर्चा होगी और उसके बाद जो है उस विषय पर आप लोगों को बताएंगे। आज जो युवाओं के साथ बैठे हैं तो क्या क्या दिशा निर्देश आने वाले चुनाव के लिए देंगे? पूरा का पूरा जो अब बैठक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के ही कार्यकर्ता ने पूरी भारत की जनता जो राष्ट्रवाद से प्रेरित है, जो राष्ट्रभक्त जनता है, वो देख रही है कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व की इकलौती राजनीतिक पार्टी है जो कही है वो कर दी है। जमशेदपुर के बालीगुमा गोरगोड़ा अंचल स्थित आदिवासियों के शमशान घाट पर कुछ स्थानियों के द्वारा कब्जा जमाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों के बीच आक्रोश व्याप्त है। समाज के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर इसकी शिकायत की। बालीगुमा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्षों से पूर्वज इस भूमि को शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अब तक सरकारी खतियान में ये अंकित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन माफियाओं के द्वारा अब इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उन्हें इस मामले से अवगत कराया जा रहा है ताकि उपायुक्त हस्तक्षेप कर कार्रवाई करे। आदिवासियों के शमशान भूमि जो माड़घटी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, ग्रामीणों ने यह निर्णय पर हम लोग उस शमशान भूमि पर कब्जा मुक्त करने के लिए हम लोगों ने सरकार को आज आवेदन देने, मांग पत्र देने आया है कि बालीगुमा मौजा में जो आदिवासी शमशान भूमि है वो आदिवासी समाज को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए उस शमशान भूमि जमीन पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर अविलंब रोक लगे और आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और आदिवासी समाज को इस तरह जो सामाजिक सांस्कृतिक जो धरोहर को हमारा जो उजाड़ने का जो साजिश रचा जा रहा, हम इसका विरोध करते हैं। आज इसके लिए ज्ञापन हम उपायुक्त महोदय के देने जा रहे हैं। हम झारखंड सरकार को भी इस बातों को हम अवगत कराने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय से सभागार में डीसी निर्णय मित्तल की अध्यक्षता में कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा भी मुख्य रूप से मौजूद थे। समीक्षा के दौरान बताया गया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 25,569 किसानों का KYC कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि इस योजना के तहत 35,589 किसानों का KYC किया जाना है। डीसी के द्वारा बचे हुए किसानों का KYC कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के दौरान डीसी के द्वारा कृषि विभाग अंतर्गत संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला का आयोजन के तहत संचालित कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन का भी जायजा लिया गया। समीक्षा बैठक के दौरान जिला पशुपालन विभाग, गव्य विकास विभाग, जिला मत्स्य विभाग, जिला उद्यान विभाग के तहत संचालित योजनाओं के प्रगति प्रतिवेदन का भी बिंदुवार जायजा लिया गया
बैठक में जिला सहकारिता विभाग की समीक्षा के क्रम में धन उठाव में गबन संबंधित वसूली के लिए संलिप्त 6 लैंपस के कर्मचारियों पर सर्टिफिकेट केस करने का जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। साथ ही फसल राहत योजना के तहत फसल एवं लैंड वेरिफिकेशन का कार्य 20 जनवरी 2024 तक प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से पूर्ण कराने का भी निर्देश दिया गया। इधर अंचल साहब प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में 4,80,000 की लागत से ध्वजारोहण चबूतरे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका शिलान्यास जमशेदपुर प्रखंड के प्रमुख पानी सोरेन और प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो के द्वारा पूजा कर और नारियल फोड़कर किया गया। इस ध्वजारोहण चबूतरे का निर्माण मध्य हालूदबनी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के फंड से किया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई 12/8 होगी और लंबाई 66 फीट होगी, जिसपे राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। इस कार्य का समापन 26 जनवरी से पहले होना है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज प्रखंड के द्वारा ये ध्वज फहराया जाएगा। ये झारखंड का पहला प्रखंड होगा जहां हमेशा राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। वहीं इस शिलान्यास कार्यक्रम में जिला परिषद डॉक्टर परितोष कुमार, पंचायत सदस्य रैना पूर्ति समेत तमाम प्रखंड कर्मी और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित। प्रखंड कार्यालय में झंडा का हम लोग शिलान्यास किए गए। उसमें उपस्थित था प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमशेदपुर प्रखंड का प्रमुख, फिर जेई, जितना भी मुखिया सचिव, पंचायत समिति सदस्यगण सभी प्रखंड से उपस्थित हुए थे। हम लोग सब मिलकर के झंडा तोलन का शिलान्यास किए गए। उसमें कम से कम 4,80,000 का लागत से। इधर टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग के पिंडरा बेड़ा में तेज रफ्तार से सरायकेला जा रही टाटा मैजिक सवारी गाड़ी ने डिवाइडर को ठोकर मारते हुए साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने भाग रहे टाटा मैजिक सवारी गाड़ी का पीछा करते हुए कांड्रा टोल प्लाजा के समीप पकड़ा और इसकी सूचना कांड्रा थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कांड्रा पुलिस ने ड्राइवर को अपने कब्जे में लिया और घायल साइकिल सवार के पास पहुंचे। साथ ही उसे अपनी गाड़ी से इलाज हेतु गम्हरिया स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि JRDCL द्वारा संचालित एम्बुलेंस को सूचना देने पर ग्रामीणों को बताया गया कि एम्बुलेंस में डीजल नहीं है। वे लोग घायल को अस्पताल ले जाने में असमर्थ है। सरायकेला जिला परिषद बोर्ड की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा की अध्यक्षता में शनिवार को स्थानीय परिसदन में हुई। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के साथ संसाधनों का डेवलपमेंट करते हुए उनसे रेवेन्यू जनरेट करने का निर्णय लिया गया। सभी प्रखंडों में बस पड़ाव तथा ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजारों को डेवलप करते हुए वहां से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। नए मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लोगों को आवंटन भी कराया जाएगा। बैठक लगभग 1.5 घंटे तक चली। इसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि जिले के सभी 9 प्रखंडों में बस पड़ाव का निर्माण किया जाएगा। बस पड़ाव निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही जिला मुख्यालय सरायकेला के वार्ड संख्या 6 में स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सिविल कोर्ट मोड़ पर पुराने जर्जर मार्केट कॉम्प्लेक्स को तोड़कर वहां नए सिरे से मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के सभी साप्ताहिक हाट एवं सैरातों की बंदोबस्ती का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार में आधारभूत संरचना को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर सरकार के सचिव को भेजी जाएगी। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी प्रखंडों में डाक बंगला का निर्माण किया जाएगा। ये डाक बंगला आम लोगों के लिए समर्पित रहेगी, जिसमें न्यूनतम शुल्क जमा कर इसे ऋण पर लिया जा सकता है। डाक बंगला में जिला परिषद सदस्यों को एक कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो तथा सभी जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। परिषद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विकास योजना को धरातल पर उतारने के लिए आज की जो विशेष बोर्ड बैठक किया गया था, जिसमें हमारा सरायकेला प्रखंड अंतर्गत 9 ब्लॉक में बस स्टैंड निर्माण से संबंधित है, उनको भी अनुमोदन दिया गया आज। और मार्केट कॉम्प्लेक्स जिला परिषद का जो हमारे सरायकेला टाउन में वार्ड नंबर 6 में अवस्थित है, मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण से संबंधित उसको भी अनुमोदन दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे सिविल कोर्ट के बगल में जो भी पुरानी भवन दुकान वगैरह है, उनको डिसमेंटल करके उसमें पुनः निर्माण
करने का भी प्रस्ताव को हम लोग आज अनुमोदन दिया है, इसको भी प्रशासनिक स्वीकृति किया गया है। और साथ ही साथ सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में हाट है, ग्रामीण क्षेत्र के जो मार्केट है उसको सहरात करने, बंदोबस्ती कराने का भी हमारे जिला परिषद ने निर्णय लिया है। हम लोग इसके लिए संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी से रिपोर्ट ले रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन एरिया में कितना मार्केट, साप्ताहिक मार्केट होता है। वहीं घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा खदान के पर्यावरण स्वीकृति एवं चालान को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। मूसाबनी 1 नंबर स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में विधायक रामदास सोरेन ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा खदान को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस मौके पर झामुमो प्रखंड कमेटी ने विधायक को बुके देकर नव वर्ष की बधाई दी। विधायक ने कहा कि विगत दिनों मजदूरों के प्रतिनिधि ने सूरदा खदान के पर्यावरण स्वीकृति एवं चालान को लेकर ज्ञापन सौंपा था। विधायक ने इसको लेकर जिले के उपायुक्त एवं डीएफओ से अब तक की पूरी रिपोर्ट के बारे में बैठक कर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उपायुक्त द्वारा सारा रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार से पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद बहुत जल्द राज्य सरकार चालान जारी कर देगी ताकि सूरदा खदान सुचारू रूप से चल सके, जिससे सभी मजदूरों का पूर्ण रूप से रोजगार चालू हो जाएगा। इस मौके पर केंद्र सदस्य कान्हू सामंत, प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन आदि उपस्थित थे। और उन लोगों को मैंने आश्वासन दिया था कि मैं जिला के उपायुक्त एवं यहाँ के डीएफओ मैडम जो लीज नवीकरण का काम कर रहे हैं उनसे बात करके मैं 2-4 दिन में आपके समझ आऊँगा, सारी बात बताऊँगा। और मैंने जिला प्रशासन, जिला के उपायुक्त का और डीएफओ मैडम के साथ मैंने इन मजदूरों का बात रखा जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर जिला प्रशासन का जो काम रहा है, लीज नवीकरण एवं यहाँ चालान देने की जो बात है, उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए जो अहर्ताएं को पूरा करते हुए जिला प्रशासन ने सरकार को के समक्ष फाइल बढ़ा चुकी है और उसमें अब इंतज़ार करना है हमको पर्यावरण स्वीकृति जितना जल्द मिल जाए, क्योंकि पर्यावरण स्वीकृति और भारत सरकार के अधीन की बात है। अब मुझे लगता है उसमें भी पहले बार भी जब जिला प्रशासन ने भारत सरकार को, राज्य सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी भेजी तो 12 पॉइंट पर क्वेरी भेजा था। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड के रेल नगरी डोंगवा पोशी के पास स्थित गौरदिघिया गांव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां ठाकुरानी पूजा उषा पर्व धूमधाम से मनाया गया। मां ठाकुरानी की प्रतिमा गुरुवार 28 दिसंबर भनगांव ग्राम से लाई गई थी एवं मां ठाकुरानी की प्रतिमा को 8 दिनों तक मंदिर के अंदर ही पूजा अर्चना करने के बाद मध्य रात्रि में भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर मंडप में रख दिया गया और पूजा अर्चना की गई। सैकड़ों गांव के हजारों श्रद्धालुओं ने मां ठाकुरानी की पूजा अर्चना कर मां के दर्शन किए। इस दौरान भक्तों ने मां से अपनी अपनी मन्नतें भी मांगी। जिन श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हुई वे मां ठाकुरानी को प्रसन्न करने के लिए भोग एवं मनुष्य के अंदर छिपे अहंकार रूपी 6 शत्रुओं की बलि भी चढ़ाई, ताकि सभी के साथ आपसी संबंध में मधुरता, प्यार, स्नेह, भाईचारा बना रहे। मां ठाकुरानी की पूजा अर्चना करने के बाद ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं ने मां पावड़ी देवी की पूजा अर्चना की। आयोजन समिति के अध्यक्ष सह मां पावड़ी देवी के पुजारी जगदीश खिलार के द्वारा पूजा अर्चना के बाद दहकते अंगारों से भरे 18 फीट लंबे खोंदा में भक्तों ने नंगे पांव चलकर अपनी अपनी भक्ति एवं दिव्य शक्ति का साक्षात दर्शन कराया। इसके बाद सभी घरों में दूध, दही, केला, गुड़, घी इत्यादि से बना प्रसाद भक्तों को परोसा गया एवं संध्या 6 बजे पुनः मां ठाकुरानी के पुजारी झाड़ेश्वर बेहरा के द्वारा पूजा अर्चना के बाद मां ठाकुरानी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया।
इस आयोजन को सफल बनाने में आयोजन समिति के अध्यक्ष सहमा पावड़ी देवी के पुजारी जगदीश खिलार, सचिव वासुदेव खिलार, कोषाध्यक्ष गौरांगो खिलार, शंकर सिंह गौड़, ग्रामीण मुंडा शिवनाथ खिलार, मां ठाकुरानी देवी के पुजारी झाड़ेश्वर बेहरा, प्रभाकर खिलार सहित तमाम ग्रामीणों का विशेष रूप से योगदान रहा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।